अब सुनो मेरी बात गौर से, ध्यान लगा कर अच्छे तरीके से सुनो, ध्यान से अच्छे तरीके से। हेलो, जरा इधर देख लो, ये उत्तराखंड जीएस सही बात, जिसका इतना बड़ा वो बना रखा हो, समझ में आई बात? या कुछ नहीं आया हो, मैं पहले ही सब पढ़ाया था, अब फिर पढ़ा रहा हूँ दोबारा। पहले क्लास रिकॉर्ड नहीं करती, इस बार रिकॉर्ड हो रही, ठीक है? अब देखिए कितने दिन में खत्म हो जाएगा, हार्डली 10 दिन का खेल है हो, जिसे तुम हाय हाय करते फिर रहे सब, समझ में आई बात? या जो सब हाय हाय करता फिर रहा ना हो, उत्तराखंड यहाँ से आ रहा, वो वहाँ से आ रहा, ये आ रहा, वो, अभी बेवकूफ़ आदमी हो क्या? समझ, जिसे देखो बस उत्तराखंड का हवा बनाओ फिर रहा, क्या है? देखिए जरा कुछ क्या है, ये कुछ चैप्टर है, चुनिंदा चैप्टर, ये देख लो जरा। अभी उन्होंने टेस्ट दे देना 40 क्वेश्चनों का, अभी 25 नंबर आएंगे जो 5 साल से पढ़ रहे हैं। पता दिक्कत क्या है? उनका बेसिक ही मजबूत नहीं है, और 5 सोर्स इकट्ठे कर रखे उसने। उसका नोट्स तो बहुत बढ़िया मार्केट में, वो तो बहुत अच्छा पढ़ा रहा, उसने तो लिखवा लिखवा के बोल बोल कर पढ़ा रहा। अरे बेवकूफ आदमी हो गया, ऑब्जेक्टिव पेपर देना क्या करना तुम, क्या कुछ भी मतलब यार। और हर पेपर का नेचर हमेशा अलग अलग हो, वो तुम्हें पढ़ाना बंद कर दिया था। इसका कारण क्या था? मेरे लेवल का नहीं आता ना, बहुत छोटा लेवल था, सही बात है। इससे माइंड थोड़ा संकीर्ण हो जा, ये तो घर की मुर्गी दाल बराबर जैसा है, तो सही बात है। इतना तो मैं वैसे बता दो, 20 क्वेश्चन तो मैं खड़ा खड़ा बता दूँ पेपर में, यही पढ़े लेकिन पेपर में जाते हैं कुछ है, कुछ भी नहीं आया। बस इसका क्या है, डर बैठा रखा है। बच्चा क्या करेगा, एक नृत्य का क्वेश्चन आएगा अलग सा, दुनिया भर की 2 किताब खरीद कर लेगा नृत्य की, ऐसा ऐसा स्टूडेंट देख रहा मैं। हाय, मैंने कहा यार ऐसे प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि तू सारा पढ़ लगा, वो बेसिक क्वेश्चन गलत कर रहा, जो कभी गलत नहीं होना चाहिए था। अब मैं बेसिक क्वेश्चन में चैप्टर निकाल ली, मैं वही मजबूत करवाऊंगा तुम्हें। मेरा नोट था, मैंने पढ़ा रखा था 2021 में पढ़ाया मैंने, 20-21 के लास्ट आसपास पढ़ाया मैंने, 20 के लास्ट में 21 में पढ़ाया मैंने पूरा का पूरा। मेरा खुद का नोट था क्लास का, इसमें हम कुछ एड ऑन करेंगे, समझ में? ये पूरा नोट था, आँख खोल कर देख लेना सारा का सारा, ठीक है? मैं PDF फॉर्म उपलब्ध करवा दूंगा, जो यूट्यूब वाला भी देख रहा होगा तो समझ आई बात है। पूरा का पूरा जो नंबर जाओ अंदर से देख लोगे, इसका डिस्क्रिप्शन में जाकर ये पूरा PDF फॉर्म में बना दूंगा, आराम से मिल जाएगा, बड़े प्यार के साथ ही हो, समझ आई बात? इसके अलावा कुछ मत पढ़ना बिल्कुल भी। और देखो मैं कितना ट्रिक्स बताऊंगा तुम्हें याद रखने का, सबसे बड़ी चीज़ याद रख पा रहे नहीं एग्जाम में, और एग्जाम में उस चीज़ को अप्लाई करना सीखने नहीं पीते। अगर तुम 3 साल में पढ़ गए उत्तराखंड के अंदर, नुगारे में 40 में तो 35 सही कर दिए, तो डूब मर जाए मेरी तरफ से जाकर। 40 के 40 सही करने चाहिए थे, एक ही तो सब्जेक्ट, 40 के 40 क्यों नहीं सही करे? जब तू 3 साल तक सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे तुम, फिर भी 40 सही नहीं हो रहे तुमसे, और तुम 10 दिन में इतने नंबर ले आओगे, 30 नंबर, 40 लाने ही नहीं। और जो लेकर आगा उसका कभी सिलेक्शन होने का ही 40 का 40 में। जीएस पढ़ना नहीं, मतलब कितना सिंपल क्वेश्चन गलत कर आ रहे हैं वहां से जाकर। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो भारत की रैंकिंग है वो कितनी, इतना छोटा सा सवाल आ रहे हैं वहां, उसको गलत कर आया। इसमें उत्तराखंड में तो मेरे 30 सही हो गए, ये भाई 32 सही हो गए, कर ले इतने तो उसके भी सही हो जाएंगे जो 10 दिन पढ़ाऊंगा मैं। अभी तुम्हें मैं समझाने जा रहा हूँ, 10 दिन उत्तराखंड पढ़ाऊंगा, PCS के पेपर में जाकर बैठना, 30 क्वेश्चन आराम से कर गाओगे, और 30 के 30 मेरे बोले हुए बताएंगे, जो मैं बोल कर बता रहा हूँ सारे डायरेक्ट आएंगे। पढ़ना ही नहीं, वो पढ़ रहा है भारत का इतिहास, उत्तराखंड का इतिहास, जाकर सवाल आए 2, छोड़ना सर। कम समय में ज्यादा आउटपुट कैसे प्राप्त करा जा, ये एक इंजीनियरिंग अप्रोच से ही सीखा जा सके, समझ नहीं बात है। जब हम IIT का तैयारी करते थे ना, तो मुझे पता था, मेरा पूरा दिमाग ऑब्जेक्टिव था उस टाइम पर पूरा का पूरा। अभी वही कोई भी एग्जाम निकालना वही टेक्निक से इस्तेमाल करूँ, समझ आई बात? वही टेक्निक्स पूरा का पूरा। पेपर को निकालने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है कॉन्फिडेंस, आग जुनून। मोबाइल फोन साइड पर रखना, पड़ा हट साइड पर लगाओ, बिल्कुल बंद, और लगन से पढ़ा जा, केवल 10 दिन का। और एक सबसे बड़ी समस्या क्या है बच्चों आजकल के अंदर जो दिखाई दे रही, 5 सब्जेक्ट का ज्ञाता हो, 5 नहीं पढ़ने का एक दिन में, तो उसकी आत्मा मर जाएगी, समझ में आई बात? अबे तबाह हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। 5 सब्जेक्ट 10 दिन पहले पढ़ा था, जब तुम्हारे पास ज्यादा टाइम हो ना पेपर के अंदर, तो लगातार ज्यादा टाइम हो तुम्हारे पास, तो लगातार फिर ज्यादा टाइम हो तो आराम से एक सिंगल सब्जेक्ट पढ़ा जाए, वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से। मान लो एक चैप्टर पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया उत्तराखंड का प्रशासनिक ढांचा, तो प्रशासनिक ढांचे तो जिंदगी में कभी सवाल गलत नहीं होना चाहिए, ऐसा पढ़ के जाना, इतने ऑब्जेक्टिव सवाल लगा के जाने। ये कुछ मैंने चैप्टर को डिवाइड कर लिया, पूरा उत्तराखंड मैंने चैप्टरों में डिवाइड कर लिया, जो तुम्हें पढ़ना। करंट अफेयर भी डाल दिया मैंने इसमें, करंट अफेयर ये नहीं पता कहाँ से पढ़ने, 10 किताब 4 क्वेश्चन करंट अफेयर के आएंगे, उन 4 क्वेश्चन के चक्कर में पूरी मार्केट से किताब खरीद के लेगा। एक स्टूडेंट मेरे पास आता है, रोज मुझे 70 फोन आओ पढ़ा दो, मैंने कहा नहीं पढ़ाऊंगा, जब मेरा मूड होगा जब पढ़ाऊंगा। सही बात है, उत्तराखंड का पढ़ा दो यार, कुछ है इस सिलेबस है, उस सिलेबस से 4-5 चैप्टर इसे लेकर हो रहे, और करना भी तो नहीं, बस सीधा 4 एक क्वेश्चन नीचे तो आंसर पूरा, बस डिस्क्रिप्शन पढ़ा हो उसका, कुछ भी नहीं आया। मतलब पूरा मार्केट बेवकूफ बनाने पर लगा हुआ। एक टीचर को देख रहा था, वो बोल बोल के पढ़ा रहा, पता भाई कौन सा तैयारी करवा रहा तो स्टूडेंट को। बच्चा कांस्टेबल का बैठा हुआ बोल बोल के लिखवाने पर लगा हुआ, तो 6 साल में सिलेबस कंप्लीट होगा तेरा, तो 6 साल में सिलेबस कंप्लीट होगा तेरा, तो उसकी उम्र भी चली जाएगी।
जब तू बोल बोल कर लिखवा गया फिर तू सुन भी रहा। सबसे बढ़िया नोट्स का फोटो स्टेट करवा लो, बताओ क्या बोल, याद करवाओ ना हमारे, मैं तुम्हें याद करवाऊंगा सारा का सारा ही क्लास में बैठा कर। पढ़ना एग्जाम निकालना तो खौफ जरूरी है, बिना खौफ के कभी कोई काम नहीं होता। समझ में ये बात है, प्रेशर बहुत जरूरी हो। जब 25 साल तो ऊपर एज कवर क्रॉस कर जाएगी तो अंदर तो मोटिवेशन खुद ही प्रेशर बन जाएगा, वो बहुत डेंजरस। तो दूसरा क्या, कम उम्र में भी तुम प्राप्त कर सको नौकरी अगर तुम्हारे पीछे प्रेशर हो तो। समझ में ये बात है। और 7-8-10 दिन पढ़ाऊंगा मैं, 10 दिन के अंदर सारे चैप्टर खत्म कर दूंगा, याद करवाऊंगा सारे के सारे ये चीज। फिर बताइए मुझे टेस्ट लगा, कहीं से भी मार्केट तो कोई सा भी टेस्ट उठा लेना, उससे टेस्ट को लगा लेना जाकर, और टेस्ट में तुम्हारे नंबर 30 तक कम उतर रहे हैं ना तो तुम मुझे बता देना जाकर। तो उसको पढ़ना ही नहीं, फिर जीएस पढ़ते नहीं, मेन चीज़ है जीएस पढ़ते नहीं बिल्कुल भी। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जीएस को भी पढ़ाता भी नहीं, जो जीएस पढ़ाने वाला वो नींद में खुल। हाँ होता है, क्वेश्चन लिखवा रहे, पीडीएफ बनाकर पूरा सामने से लिखने पर लगे हुए, एक और फोटो स्टेट उतार दी उसके भीतर बच्चे के, तबाह कर दिया। मैं तो सोचा क्या पढ़ा रहे हो यार तुम तो बच्चों कितना घातक हो सका किसी बच्चे के लिए यार। मैं एक बात बताओ करें, मैंने तुम्हें इतने पेज याद करने को, इतने मैंने कहा याद करो, 10 दिन बाद फिर और नए पकड़ा दिए, 35 दिन बीतते नहीं और नए पकड़ा दिए। कितना घातक हो सके बच्चे के लिए। 100 में से अगर एक बच्चा सिलेक्टेड हो भी गया ना तो सारे उसी दौड़ में लग जाएंगे, अपना दिमाग नहीं प्रयोग करने के। 100 में से सिर्फ एक बार, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 है, यानी 100 साल में एक बार नंबर आएगा तुम्हारा, और तुम्हारे 100 साल बीते तुम्हारी उम्र निकल जाएगी। लोग मैथमेटिक्स यूज नहीं करते ना। एक का धोखे अंदर मान लो कहीं कोचिंग में 10 बच्चे पढ़ रहे थे और एक का नंबर आएगा, सक्सेस रेट कितना पता, 1%। 1% सक्सेस रेट, 10 में से एक का नंबर आता है 1%। और वो एक होता है उसकी रटने कैपेसिटी सबसे बढ़िया। जैसे मेरे जैसा इंसानों से बिल्कुल भी रटना नहीं आता, रटेगा तो भूल जाएगा। सब नहीं रट सकते ना, सबका दिमाग अलग है, इस बात को समझने की कोशिश करो। टेक्निकली पॉसिबल नहीं आना हो, मैं तो कभी भी नहीं पढ़ने का इस चीज़ को, समझ नहीं बात है। और ये इतनी मोटी मोटी जो किताब लेके आ रहे हो ना, शॉर्ट नोट्स में कैसे तोड़ा जाए वो बहुत जरूरी हो। जब तक फैक्चुअल डाटा को तुम शॉर्ट नोट्स में नहीं लिखने का ना, दिखाई करे मैंने शॉर्ट नोट्स कैसा हो, दिखा शॉर्ट नोट्स था, दूसरा शॉर्ट नोट्स था मैं भी दिखाया था तुझे। हाँ देखो मैंने शॉर्ट नोट्स तैयार करा था, कुछ दिन पहले मुझे पेपर में देना पड़ रहा था ना मुझे, ऐसा करके एक जो सिलेबस में छोटा छोटा शॉर्ट नोट तोड़ लिया, ऐसा कम से कम 20 बार मैंने रट्टा मारा। अब मेरे से कुछ भी पूछ लो, हिम्मत नहीं, अगर इससे बाहर सवाल आ जाता अब मुझे बच जाता इससे पूरा का पूरा। ऐसा करके शॉर्ट नोट्स बनाना पड़े जहाँ याद करने में कठिनाई हो। अगर मुझे इसके ही पढ़ने ना, मुझे 8 पेज पढ़ने और वहाँ मुझे याद करने में बड़ी कठिनाई हो रही है, वहाँ पर अगर इंपॉर्टेंट मैं उसे एक पेज पर लिख लूँगा और उस पेज को कम से कम 50 बार रट्टा मारूंगा मैं, रोज सुबह शाम उठ कर सो रटूँगा ऐसा करके। तो पढ़ने की हो कलाकारी, उस चीज़ की जरूरत ही नहीं है ना। मतलब बच्चों ने पता क्या कर लिया, ये छोटी छोटी बुक्स पढ़कर ना अपना दिमाग इतना संकीर्ण कर लिया, वो अपना दिमाग लगाना ही भूल गया, इतना छोटा कर लिया, उसका विवेक ही खत्म हो चुका बच्चे का। और जब बच्चे का विवेक खत्म हो जाएगा तो उसको फ्रस्ट्रेशन होगा। बहुत सारा बच्चा मेरे पास ऐसा, वो आत्महत्या करने को उतारू हो जा, मेरा नंबर ही नहीं आ रहा, 24 घंटे निराश, उसके चेहरे पर उदासी छाई हुई। इतने मनुष्य जी 2 नंबर कम रह गए थे जी, 1 नंबर कम रह गया था जी, 5 नंबर से रह गया जी, मैं तो 8 नंबर से रहेगी। भाई रहोगे ही, गलत स्ट्रेटजी का इस्तेमाल कर रहे हो ना, इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ा तुम किस तरह पढ़ रहे हो, समझ गए। क्या एक्सपीरियंस हो उसका, वो समझा कैसे रहा, इसका तो सबसे बड़ा इंपैक्ट है। तुम्हें किस तरह ट्रेन करा जा रहा, समझ बात यार। तो ट्रेनिंग देने वाला कौन है, इसका तो सबसे गहरा इंपैक्ट पड़ा। सीधा डायरेक्ट टीचर का डायरेक्ट इंपैक्ट दिखाई दे बच्चों की लाइफ पर, डायरेक्ट रिफ्लेक्शन दिखा, उसका प्रतिबिंब डायरेक्ट दिखाई दे उसके मस्तिष्क पर, समझ गए। क्या चीज पढ़नी क्या चीज छोड़नी, पढ़ रहे हो तो सारा पूरा चैप्टर पढ़ लो, उत्तराखंड का प्रशासनिक ढांचा आना, उसमें मतलब 2 सवाल ही तो वही पता कर लो ना, जो 2 सवाल आने वही ज्यादा मेहनत कर लो। इस बात का कैसे गेस लगाया जा, पीवाई क्यों देखता नहीं, पिछला टेस्ट लगाता नहीं, बिल्कुल भी बिना टेस्ट के पेपर देने जा रहा, वही बता रहा है कटफट कितने बैठ रहे तो बैठेंगे ही। अब एक पेपर देना तो कम से कम 50 टेस्ट घर तक लगा कर जा, तब बताइए मुझे कितने नंबर आ रहे, तब फाइट में जाएगा। 50 बार पेपर दिया, पहले उसी मोड में बैठ कर जाकर, वही जो माहौल है ना खुद घर बैठकर फील करना पड़ा, वो फीलिंग चाहिए खुद ही घर बैठकर। जब हम पेपर में बैठे हैं ना, वहां देखो टाइम कम रहेगा तो जल्दी आता हुआ क्वेश्चन भी गलत होगा, तो वहां का परिसर अलग हो, वो परिसर पहले घर ही बनाना पड़ा, समझ गए। और बहुत जरूरी हो, गाइडेंस का सबसे बड़ा खेल हो एग्जाम को निकालने के लिए। बहुत बर्बाद कर दिया पूरा का पूरा कोचिंग सेंटर, तो बर्बाद ही कर दिया पेपर बच्चों को। वो सब फीस लेते चले जा रहे, वे पढ़ते चले जा रहे, वे फीस लेते चले जा रहे, वे पढ़ते चले जा रहे, इनका सिलेबस नहीं खत्म होने में आ रहा। पता नहीं कौन सी पढ़ाई है भैया, 3 ही तो सब्जेक्ट है तुम्हारे उत्तराखंड पढ़ने वालों के, उत्तराखंड जीएस और ये क्या होगा हिंदी होगी,
कितने दिन का सिलेबस मानो तुम इन्हें? भाई साहब मैं पढ़ाऊँ तो इनके 2 महीने का सिलेबस खत्म हो, 2 महीने का सिलेबस नहीं होगा वो, हार्डली। इसलिए मैं 3 महीने मानता हूँ, लगभग 3 महीने तो ऊपर का नहीं। वो जब सिलेबस पूरा नहीं हो रहा है, जब तुम्हारे याद होगा सारा जुबान पर, वो समझ नहीं बात है, जब सारा याद हो जाए जुबान पर, जो जब की बात बता रहा हूँ तुम्हें, फालतू का ड्रामा करने पर लगे हुए, जो ये वो फलाना ढिमका, जाकर क्लास भेजना उसको आज, इसे देख आँख खोल कर क्या है वो, समझ में आई बात है। वो पढ़ना ही नहीं पूरा का पूरा। जो उत्तराखंड का आर्थिक सर्वेक्षण है वो यूट्यूब से जाकर पढ़ रहा है। अरे खुद पढ़ ला ना, खुद नहीं पढ़ना चाहता बिल्कुल भी, खुद 4 लाइन नहीं पढ़ी जाती, 4 लाइन बोल नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता और सीख नहीं सकता। 25 साल के बाद जो बच्चे के अंदर क्षमता होना डेवलप, 20 साल के बाद WHO की रिपोर्ट क्या हो, किशोर अवस्था हो हमारे पास 10 से लेकर 19 साल तक, किशोर अवस्था खत्म करने के बाद बच्चे का खुद का विवेक काम करना चाहिए। यहाँ तो बच्चे 25-25 साल के, 26-28 साल के बैठे, उनका खुद का विवेक काम नहीं करता। दूसरे ने बताया ये बढ़िया पढ़ा रहा है, वही पढ़ लिया। 10 दिन बाद किसी और ने बताया, वो बताया, वही तो पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो कौन नहीं भूल लगा भाई? ऐसा सब भूल लगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ऐसा कोई नहीं है जो भूल नहीं सकता, सब भूलते हैं भाई। और टीचर के हिसाब से नहीं सोचना, क्योंकि टीचर के सब याद रहेगा जो पढ़ाते रहते हैं हमें। बच्चा टीचर के हिसाब से जज करो अपने आप को। ये क्या मतलब, क्या बदतमीजी होगी? तुम PDF दिखाओ और भाई क्वेश्चन बैठ के लिख लो, या पेज दे दो उठाकर, क्या पढ़ो मेरे तो बताओ। दुनिया में चाइनीज लैंग्वेज पढ़ाओ दोनों एक कम है, चाइनीज, जापान, स्पेनिश, बताओ क्या पढ़ो, वही पढ़ा दूंगा। तुम तमिल तेलुगु समझा दूंगा देख देख के बोर्डो पर, नीचे हिंदी रख दूंगा, ऊपर तमिल तेलुगु रख लूंगा। यो हो देख के तो पढ़ाना। तो बताओ क्या पढ़ना? कुछ मतलब अपना विवेक नहीं प्रयोग करना बिल्कुल भी, टेस्ट नहीं लगाता बिल्कुल भी, डरो सब बच्चा, बस थोड़ा सा सिलेबस पूरा कर लूं, बस थोड़ा सा सिलेबस पूरा कर लूं। अरे कितना सिलेबस पूरा करेगा भाई, बर्बाद कर दिया। जाओ हमने बांट लिया उत्तराखंड को, तो भला हो तुम्हारा, मुझे दोबारा फिर उत्तराखंड को समझाने का मौका मिला। पहला नंबर पर बांट लिया मैंने पूरे उत्तराखंड को। 40 क्वेश्चन आएंगे, अगर 40 क्वेश्चन आएंगे ना किसी पेपर में तो 40 का मैं वादा करता नहीं, लेकिन मैं इतनी गारंटी दे रहा हूँ, जो पिछले 10 साल से पढ़ रहा है ना, 7 साल से पढ़ रहा है, उससे ज़्यादा सवाल कर पाओगे, सही कर पाओगे, सही याद भी होगा तुम्हारे, समझ में भी आएगा तुम्हारे। 40 मतलब 30 सही से, यही टारगेट होना चाहिए। सही बात है। 29 होगा तो कौन सा कद्दू में तीर मार दोगे तुम, इतना तो मेरिट बन जाने की पूरी पूरी। सही बात है। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए, नहीं, लेकिन जो बेसिक और जो सबका सही होगा वो तुम्हारा गलत नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। ये हो तैयारी, समझ बात है। उस चीज़ पर मेहनत करो जो दूसरों का कमजोर है, ये बड़ी अच्छी बात है। और उसके पीछे कभी मत भागो जो करंट अफेयर है। पिछले साल को छोड़ता, उससे पिछले साल को छोड़ता, सवाल 4 ही थे, छोड़ दो, हटाओ, लगाओ साइड पर। बेसिक सवाल, वे बेसिक चैप्टर बोर्ड पर लिखे हुए, वे बेसिक चैप्टर सारे बोर्ड पर लिखे हुए। उत्तराखंड का प्रशासनिक ढांचा, हर साल सवाल आएगा, कोई सा भी पेपर उठाकर देख लो। जनजाति तो हर साल सवाल पूछा, एक जनजाति तो भोटिया होगी, थारू होगी, बोक्सा होगी, उसका भी सवाल गलत कर गा रहे। तुम मेरे सामने उठाओ बच्चा ला, कभी मैं पूछना सवाल करूँ, जनजाति का सवाल गलत करेगा। कई बच्चों की मैंने ओमार सीट चेक करी, कई बच्चों की जो कभी गलत नहीं करना था। उसके बाद नदी तंत्र, झील और ग्लेशियर, जलप्रपात आज तक नहीं याद हुए इसके में, जो बेसिक सवाल है। सही बात है। मैं पूछूं, बताओ ये नदी कहाँ से किस में जाके मिली, कौन सा संगम है इसका, उस तो भी गलत हो जाएगा। पश्चिम तो पूर्व की तरफ कर्म क्या इसका, उससे भी बेसिक फलो पूछो सब। अब पढ़ क्या रहा हूँ, उत्तराखंड पढ़ रहा हूँ। क्या कर रहे हो जी, नोट्स पढ़ रहा हूँ। कितने नोट्स मिल गए थे जी, आज और नए नोट्स मिल गए। क्या कर रहा हूँ जी, क्वेश्चन याद कर रहा हूँ। अबे भाई क्या करेगा तू, क्या कर रहा, अपने आप को तबाह कर रहा का। कल को और दूसरा पेपर हुआ था, वही मार्केट में छाप कर फिर दे दिया बच्चों को, क्यों नोट्स होगा, बंद कर काबे से। पता लग गया, देख लो। उसके बाद जो मेरी क्लास का नोट्स था केवल वही पढ़ना, उसके अलावा हाँ कुछ अपडेट हुआ होगा मैं उसके साथ ही अपडेट करूंगा, और उसी नोट्स को बार बार पढ़ना। सही बात है। जो भी अपडेट होगा, जनसंख्या वाला चैप्टर, हर साल सवाल, कोई सा पेपर उठा कर देख लो जब भी पेपर देने जाओगे। एक बात बता दो मुझे, एक बात बता दो उठा कर, क्या सारे जब सवाल पूछेगा 40 से 40 सवाल पूछेगा, इतिहास से पूछ लगा सारे सवाल। इतिहास वाला इसमें 13वां सेक्शन ऐड कर लियो, इतिहास, ठीक है, हिस्ट्री, इतिहास। इतना बड़ा सेक्शन सवाल आए दो, मैं पढ़ूंगा ही नहीं सर। इतना बड़ा सेक्शन ना, सवाल आए दो, यही तो टेक्निकल अप्रोच हो। सवाल आ रहे दो, उसका वेटेज कैसा, और सारे पेपर की प्रकृति अलग। एक ही क्लास में बैठकर PCS वाला ही बच्चे के साथ कांस्टेबल नहीं पढ़ सकता जब तक इस बात को नहीं समझ रहे सब, जब तक मार खाओगे सारा का सारा। सही बात है भाई। PCS का फिर ये उत्तराखंड जो कांस्टेबल है, दोनों का एग्जाम एक साथ करवा दो ना, अलग अलग क्यों करवा रहे। उसी क्लास में सारा बच्चा पढ़ रहा है बैठकर। क्या पढ़ रहा है, उत्तराखंड। तू क्या कर रहा है, मैं PCS की तैयारी कर रहा। तू क्या कर रहा है, मैं कांस्टेबल की तैयारी कर रहा। अबे महान मूर्ख आदमी, सबका नेचर अलग अलग हो, इतना भी तुम्हें समझ में नहीं आता बेसिक कंसेप्ट।
इसलिए सबसे बेस्ट सोर्स हो किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए ओनली ऑन PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और सबके अंदर एक सेम पैटर्न नजर आएगा, उठा कर देख लेना किसी भी एग्जाम का, समझ गए। अगर PCS के एग्जाम की तैयारी कर रही हो तो चुपचाप जाओ, आज तक जितना भी PCS का पेपर हुआ तो PCS का पेपर निकाल लो, अपनी टेबल पर रख लो निकाल लो, या मोबाइल फोन पर सेव कर लो, और सारा क्रम वाइज देखो क्या नेचर है उसका, रोज डेली कंटिन्यू। कांस्टेबल का तैयारी करते हो, कांस्टेबल का वो सबसे बेस्ट सोर्स हो, वहाँ तुम एग्जामिनर का माइंड पढ़ लो, फिर उन अनावश्यक चीज़ों को पढ़ने से बचो जो पूछी गई थी, जो जिस लेवल की नहीं पूछनी थी, समझ गए। उसके बाद आगे बढ़ो, उत्तराखंड का भौगोलिक दृश्य, 13 जिले इसके अंदर, 13 जिलों के अंदर जो मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट हो, जो सब बच्चों को पता रहा है, जो डाटा परीक्षा वाणी में मौजूद है, वो सारा तुम्हारी जुबान पर रटा होना चाहिए, और वो मैं सारा याद करवाऊंगा। एक चीज़ याद करवा दूंगा तुमको, संस्कृति कुछ याद करने को दूंगा, घर तक टारगेट फिर सुनूंगा यहाँ से। कला जिस इसकी संस्कृति, उत्तराखंड की संस्कृति कैसी कल्चर है यहाँ का, सही बात है, उससे कैसे सवाल पूछते हैं। उसके बाद है यहाँ से कल्याणकारी योजनाएं जो करंट अफेयर में चली गई ना 2-4 साल पहले की, वे सारी इंपॉर्टेंट हो जा, जो 2-4 साल पहले चलाई गई थी, और या कुछ फेमस कल्याणकारी योजनाएं जो आज भी चल रही, जो उत्तराखंड को लाभ पहुंचा रही, सही बात है। उनके सन पूछ लो, उनका ऑब्जेक्टिव पूछ लो, उद्देश्य क्या था इसका, उससे रिलेटेड कोई फैक्ट पूछ लो, उसका मकसद क्या है, उन समझना अलग। प्रमुख व्यक्ति तो पूछेगा, इस किसी व्यक्ति के बारे में सवाल पूछ लिया, सही बात है, किसी भी व्यक्ति को खास, जैसे हमारा ये जिन्होंने आंदोलन करता, क्या नाम था उनका, टीरी बांध आंदोलन के लिए क्या नाम था उनका बताओ, सुंदरलाल बहुगुणा पर सवाल पूछ लगा, कई बार सवाल पूछ रखा है। संगठन का नाम पूछ लेगा, संस्थान का, संग्रहालय का, बच्चे सारा लौटने पर लगा हुआ, मेरे पास ट्रिक, तुम याद रट्टा मारो बैठ कर, तुम जब भी नहीं याद कर पाओगे, मैं ट्रिक सजाऊंगा, मैं जब भी सारे सही लगा के चलाऊंगा। एक बात बताओ गरेग मुझे, जितने इतिहास पढ़ रखा है पूरा का पूरा, एक बार 2 बच्चे मेरे पास इस टाइप इतिहास के 2 सवाल आए, एक बच्चा यहाँ बैठा हुआ, एक बच्चा यहाँ बैठा हुआ, ये पूरा 2 साल तक इतिहास पढ़ गया उत्तराखंड का, इसकी सब जुबान पर रटा हुआ, और सवाल जो 2 सवाल आए ना, और दोनों गलत करके चला आया, और ये 2 दिन पहले पढ़ा था, और 2 के 2 एक सही कर गया, तो बढ़िया, तो मेरे हिसाब से ये उससे 100 गुना बढ़िया। अब बताओ क्या उसका फायदा क्या हुआ, उसका फायदा नहीं हुआ ना कुछ। जब आंसर की देखना स्टार्ट करा ना, तब पता लगा नंबर कितने आ रहे, जो उत्तराखंड में भी 20 ही नंबर आए 40 में से, क्योंकि वो सवाल भी गलत करते हैं, जो आता था ओ यार तुम्हारे पर गलत होगा, तो होगा ही भाई गलत, जब बेसिक तमीज से मजबूत नहीं है। आर्थिक परिदृश्य इकोनॉमिक्स, उत्तराखंड का इकोनॉमिक्स है। उसके बाद है खेल पुरस्कार, कौन कौन से खेल है, कौन कौन से पुरस्कार है। सवाल जहां तक बनेगा ही बनेगा, 40 क्वेश्चन इस एरिया से उठागा, 40 में से 30 क्वेश्चन इसमें से मिलेंगे इस एरिया में से, समझ गए। उसके बाद करंट अफेयर उत्तराखंड का, समझ में आई बात है। उसके बाद है उत्तराखंड का इतिहास, टोटल कितने दिन में, 13 दिन में समाप्त हो जाएगा। ये पूरा उत्तराखंड 13 दिन का ही है, और जो इससे ज़्यादा टाइम ले रहा है ना, मैं रियलिटी बात बता रहा हूँ, वो तुम्हारे साथ अन्याय कर रहा है। बस इसमें थोड़ा सा टाइम मान लो, इसमें 2-3 क्लास बढ़ा सको तो इतिहास में, इसे छोड़ में तो मेरे जैसा तो स्किप कर देगा, उसमें ज़्यादा सवाल नहीं है, तो सर दर्द नहीं करने का फालतू का, समझ में आई बात है। मेरे जैसा बच्चा स्किप कर देगा, उसमें मेरे पास टाइम नहीं है, तो ठीक, सबसे लास्ट में देखेगा उसे, जहाँ डाटा ज़्यादा ठीक, और वहाँ जो आउटपुट कम हो, तो उसे स्किप करने में भलाई हो, समझ। ये है उत्तराखंड का सिलेबस। पढ़ना क्या, केवल मेरा नोट्स, और वो पढ़ना नहीं, सिर्फ नोट्स तुम्हारे सबके पास मौजूद होगा, उसे सामने रख कर बैठो और पूरा का पूरा लाइन टू लाइन देखते चले जाओ। मैं बोल के बताऊंगा यहाँ से अपना नोट्स, जो मैं खुद भी रिवीजन मारूंगा। मैं इतना बड़ा बलवान नहीं हूँ कि मेरे भी याद हो जाएगा, दुनिया भर का सिलेबस में पढ़ना पड़ा, हाँ, लेकिन मैं तुम्हें वो बताऊंगा समझो जो डायरेक्ट फैक्ट काम का, जहाँ समझाने का, चलो इस लाइन को क्लिक करो, चलो भी यहीं का ये बताऊँ मुझे, ये मेरा काम होगा तुम्हें बताना, याद करवाना, मेरा काम यहाँ याद करवाना, मेन मकसद। हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे उत्तराखंड की जनजातियों से, सही बात है। आज ये 4 चैप्टर, इस वजह मेन चैप्टर उड़ाएंगे याद करके, और तुम्हें क्या पढ़ने को देंगे घर से, जिले, 3 जिले पढ़ने को देंगे तुम्हें, जो तुम्हारे नोट्स के अंदर मौजूद है, और फिर उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने को देंगे तुम्हें, समझ गए क्या कहने को उसके जा रही। 13 जिलों को 13 बार रिविजन कर लेना, जब तक हर दिन बैठ कर जिले पढ़ भी लिए तब भी जिले पढ़ने, उसमें लोकेशन देख कर, अच्छा यह चीज़ यहाँ सी, अच्छा यह चीज़ यहाँ सी, अच्छा यह चीज़ यहाँ सी, उससे दिमाग में माइंड मैप बना रहा है पूरा। एक उत्तराखंड का नक्शा देखना घर जाएगा, आज किस किस सीमा मिली, कहाँ कहाँ कौन कौन सी, समझ गए ठीक, वो सब नोट्स के अंदर मौजूद है। तो आ जाओ, हम आज समझ रहे उत्तराखंड का प्रशासनिक ढांचा अभी नहीं पढ़ते, उत्तराखंड की जनजाति पढ़ेंगे, ठीक है। इस चैप्टर को हम अभी खत्म कर देंगे, समझ नहीं बात है। नोट्स खोलो, नोट्स सब फटाफट स्पीड से खोलो नोट्स। अब पेंसिल लगानी चाहिए, नोट के अंदर पेंसिल होनी चाहिए तुम्हारी, है उत्तराखंड की जनजाति।
जीरो का डायरेक्ट बाद ही बताओ। अच्छा, जहाँ जी लेना नोट्स के अंदर उसके तुरंत बाद आ जाओ। इनकी खास खास बात क्या क्या रखनी, कौन कौन सी जनजाति। और मेरे इतने पढ़ाने से खत्म नहीं होने का, जब मैं पूरा चैप्टर समझा दूंगा। आज घर सजा से यूट्यूब से देखो, यूट्यूब से जाना और यूट्यूब पर जाकर सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाना। और जो तुम्हें लग रहा है एक दो फैक्ट बिल्कुल नया, चुपचाप जाना अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लेना। किसी का नोट्स पूरा नहीं होता बिल्कुल भी, बेवकूफ बना रहा सब। वहाँ एक दो क्वेश्चन नया दिखाई देगा, चुपचाप जाकर अपने नोट्स में लिख देना। और जिसके पास नहीं नोट्स है, ऐसे फिजिकल फॉर्मल्स हो, फोटो स्टेट करवा लो, ऐसा करोगे। ये बड़े काम का नोट्स है, ठीक है। बस उसमें ऐड ऑन कर लो, सारा रास्ता आसान तुम्हारा। आ जाओ, हम समझाते हैं तुम्हें, सारा का सारा पढ़ कर समझाते हैं तुम्हें क्या क्या हमारे पास नोट्स मौजूद है और कैसे कैसे सवाल पूछेगा पेपर में। देखना जरा, अभी कॉपी दिला, इसमें गलत फोटो स्टेट कर रखी है। देखो ये हमारे पास कॉपी मौजूद है, नोट्स मौजूद है हमारे पास, ये जो मैंने बनवाया था, ठीक है। बहुत गौर से देखना, पूरा का पूरा मैप बनवा रखा है और मैप में जल्दी याद हो जा। उत्तराखंड की जनजातियां यहाँ देखो मैप के अंदर मौजूद है, सारी की सारी जो मैप दे रखा है। ये भी नोट्स देखोगे तुम, समझ बात, जिसके पास ही पहुंच जाएगा वो नोट्स। जो यूट्यूब वाला देख रहा होगा वो भी देख लेगा, समझना ये बात है। क्योंकि बहुत सारा बच्चा मुझे मांगता हो कि नोट्स भेज दो, तो मैं पहले बता रहा हूँ ये नोट्स तुम्हारे हाथ में होना चाहिए। अब देखो अपने नोट्स कॉपी के अंदर खोल दो, सबसे शुरू में लिख रखा है उत्तराखंड की जनजातियाँ। अच्छा, जनजातियाँ क्या हो पहले समझ लो। जनजाति मैं बहुत सारे फैक्ट समझा चलूंगा। जनजाति किस चीज़ को जनजाति क्या हो, भारतीय संविधान में भी जिक्र है इसका। जनजातियों को शेड्यूल ट्राइबल्स बोल रहे। जनजाति लोग पता कौन हो, वे हो जिन्हें समाज की मुख्य धारा से हमेशा वंचित रखा गया, समाज की मुख्य धारा वंचित रखा गया। जो आदिवासी लोग हो, जो जंगलों में रहते हैं वे लोग, सही बात, जो वनवासी हो, उन्हें हम बोलते हैं जनजातीय लोग, ट्राइबल्स। तो उन्होंने उनके बारे में, वो हम समाज का संवेदनशील वर्ग, इसलिए उसे चैप्टर बनाना पड़ा। उसके पास समस्या, वो समाज की मुख्य धारा में नहीं आया, और उन जनजातियों को बचाना बहुत जरूरी, उसे हमें चैप्टर बनाना पड़ा उत्तराखंड में हो, उनकी समस्या। नहीं तो हमारे यहाँ जो चैप्टर बनाया, ब्राह्मणों का चैप्टर क्यों नहीं बनाया, वो समस्या उसके पास। सोचने वाली बातें यहाँ ले बना, उत्तराखंड के ब्राह्मण चैप्टर क्यों नहीं बनाया, क्योंकि जो हमारे यहाँ ना ट्राइबल्स, वे हमेशा समस्याओं में जीतते हैं। समाज का वंचित वर्ग हो, संवेदनशील वर्ग हो, पिछड़ का समाज था, यह समाज की मुख्य धारा चल रही है, उस पर ध्यान नहीं दिया गया। इसीलिए सरकार क्या करती है, सिलेबस में जोड़ती है, ताकि लोग प्रशिक्षण लेकर उन्हें बचा सको, उनकी क्या समस्या उन्हें जान सको। तुम इस एरिया में नौकरी करने जाओगे तो उनकी समस्याएं समझ सको तुम, इसलिए बताते हैं। तुम कल को तुम्हें किसी जिले में जाकर तुम्हारी नौकरी लग गई वहीं से जाकर, और तुम कौन हो, तुम वहीं पता लग रहा है, तुम पैसे देकर पास हुए थे, भोटिया जनजाति, तुम वहाँ की समस्या ही नहीं पता। और वहाँ तुम करोगे क्या फिर भाई, तुम वहाँ का, मैंने SDM बना दे, फिर क्या करोगे वहाँ का। तो पहले जानना उनके बारे में, उनका कल्चर समझना बड़ा जरूरी तुम। और तुम फैक्ट याद करने पर लगे रहो नहीं, इसलिए पढ़ना है सर, समझ गया। आ जाओ, तो सर यहाँ देखो डायग्राम बना रखे थारू, ठीक है। कितनी सारी जनजातियां उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड की जो जनजातियां, उत्तराखंड ट्राइबल्स बोलते हैं ना, थारू देखो, और थारू का मैप देखो कहाँ कहाँ बना रखा है। सबसे ज्यादा थारू जनजाति कहाँ कहाँ दिखाई देगी, यहाँ देखो पिथौरागढ़ वाला इलाका दिखाई दे रहा है, पिथौरागढ़ उधम सिंह नगर दिख रहा है, पिथौरागढ़ उधम सिंह नगर देखो मैप में दिख रहा है, फटाफट देखो मिला, देखो पिथौरागढ़ दिखाई देगा, उधम सिंह नगर दिखाई देगा, वहाँ एक बॉक्स बनाकर दर्शा रखा हमने। उसके बाद अगर देखो भोटिया, भोटिया के लिए त्रिभुज बना रखा है, त्रिभुज देखो कहाँ कहाँ से त्रिभुज, भोटिया के लिए त्रिभुज बना रखा है। उत्तरकाशी में देखो, चमोली में, अल्मोड़ा में, और कद नहीं है, सबसे ज्यादा उत्तरकाशी में भोटिया जनजाति देखो दिखाई दे रही। उसके बाद आगे चलो बोक्सा, बोक्सा के लिए मैंने वो बना रखा है, बॉक्स एक प्रकार का वर्ग बना रखा है, देखो कहाँ कहाँ दिखाई दे रही बोक्सा जनजाति, पौड़ी में भी है, देहरादून में भी है, उसके नैनीताल में भी है। ये मैप बहुत अच्छी तरह बता दो। जोन सारी देखो गोला गोला कहाँ दिखा, जोन सारी देहरादून में, उत्तरकाशी में और टिहरी में, और कहीं तो नहीं है। अब ये भी चीज तुम बार बार हेल्प करेगी पीछे जाके, इस मैप की तुम्हें हेल्प करेगा जो मैप मैंने खुद बनवाया था वो, समझ बात है। अब देखो सवाल, पहले ही सवाल कहाँ से स्टार्ट करना, तुमसे सवाल पूछेगा कि भारतीय संविधान के अंदर, हेलो ऐसे सवाल पूछ रखा था, इसी बार यूपीएससी के पेपर में सवाल पूछ रखा था कि यह चीज कौन से भाग में भारतीय संविधान के पूछ रखा था ना एक सवाल। तो देखो भारतीय संविधान का भाग 16, उसके अंदर जनजातियों का उल्लेख है। पहले बताओ भारतीय संविधान में टोटल कितने भाग है, 22 भाग, मतलब जो 16वां भाग है ना, और 16वें भाग के अंदर इसका उल्लेख है जनजातियों का, सही बात है।
और अगर पूछा कौन से अनुच्छेद तक कौन से अनुच्छेद तक, 341 से 342 तक। फिर वहां जब पॉलिटी के सवाल आवा ना तो सिर की खोपड़ी के ऊपर जाओ, कितना हार्ड सवाल पूछ रखा था। हार्ड नहीं आता, यही था 341-42 में जनजातियों का उल्लेख। 341 और 42 का नाम लिखा हुआ नहीं, 341-42 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों का उल्लेख। अनुसूचित जाति तुम जानते हो शेड्यूल कास्ट हो, जो एससी लोग हो, सही बात है। उसके बाद शेड्यूल ट्राइबल्स, तो 41 और 42 में इसका उल्लेख। भाग पता लगा कौन सा, भारतीय संविधान में कौन सा भाग, 16 अनुच्छेद कौन सा, 341 342, याद रहा ये बात है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उत्तराखंड की 5 जनजातियां जिन्हें एसटी घोषित करा गया था, 1967 में घोषित करा गया था, सभी पूछा जा सके। उत्तराखंड की 5 जनजातियां नहीं है, इन्हें बताओ कब घोषित करा गया था, 1967 में। अब तुम मुझे कहोगे सर जी उत्तराखंड तो 2000 में बना है, इन्हें जनजाति को पहले कैसे घोषित कर दिया गया। अरे भाई यूपी में रहते होंगे तो यूपी में इस क्षेत्र में जनजाति घोषित नहीं कर सकते क्या पहले, समझ गए, पहले हम यूपी का हिस्सा थे। तो 1967 में ना, सुन लो, इन्हें जनजाति घोषित करी थी 5 जनजाति को, इन 5 जनजाति को घोषित करता 1967 में। ये भी सवाल पूछा गया कौन सी समिति की सिफारिश पर करा था, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यह कहीं नहीं लिखा तुम्हारे नोट्स में, सही बात है। कौन सी समिति की सिफारिश पर करा था काम, लिखा हुआ, समझ नहीं बात, क्या बता सकते हो कौन सी समिति की। मुझे कैसे पता लगा कौन सी समिति की सिफारिश पर, मैं अपना तुम्हें रियलिटी वाला फैक्ट बता रहा हूँ, जो रियल है वो बता रहा हूँ तुम्हें। मुझे कैसे पता लगा, मुझे भी नहीं पता था, मैंने नोट्स में लिखवा नहीं रखा, क्योंकि मैंने ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाया। यूट्यूब पर गया मैं, जनजाति मैंने पढ़ी हाँ जी, और कम से कम 100 क्वेश्चन मार्क आए जो ऑब्जेक्टिव, और वो भी मैंने 30 मिनट में लगाए, 30 मिनट में। और यही काम है तुम यहाँ करवाना चाहता हूँ, सही बात है। ऐसे ही गलत फोन लेगा ही हो, यही कहीं ऑब्जेक्टिव लगाने बैठ कर, समझ के पता लगा कैसे लगा, पता लगा मुझे। ऐसे ही इसे क्या है, एड ऑन करना, अपने नोट्स को अच्छा बनाना। तुम्हें किसी के ट्यूशन की भी जरूरत नहीं है, अपना खुद का ही ट्यूशन खोल लोगे तुम, अपने दिमाग अपना खुद का सेल्फ असेसमेंट कर रहे हैं ना, आकलन करना नहीं बना खुद का। कौन सी समिति पता, लोकर समिति, शाबाश, वेरी गुड, समझ नहीं बात है। मैंने नोट्स में लिख रखा होगा ऐसी, चेक समझ, अच्छा यहाँ भी लिखवा रखा है मैंने, मैंने लिखवा रखा है उसमें, नोट्स में लिखवा रखा है, हाँ इसमें तो कह रहा है मैं, तेने लिख रखा होगा, मैंने लिखवा रखा हो, पता लग गया ना। ये मुझे अगर पूछो कौन सी समिति की सिफारिश पर, कौन सी समिति की सिफारिश पर जो 5 जनजातियां घोषित करी गई थी, लोकर समिति। जहां तुम्हारे पास नोट तो वही लिख दो ना, लोकर समिति, खाली हुए बैठे इधर, तेज होने चाहिए तुम, जल्दी लिखो बराबर, लोकर समिति। हो गया, चलिए, लिखना तो नहीं पड़ रहा कुछ भी, बस टाइम बच जाएगा सारा का सारा, देखो कि जाएंगे उड़े उड़े। उसके बाद उत्तराखंड की अगर, हेलो पता लग गया, जनजाति उत्तराखंड की 5 जनजाति घोषित कब हुई, 67 में। समिति कौन सी, मुझे कैसे पता लगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाए, आपने खुद नहीं पता करा, आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाए। आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहां से लगाए, यूट्यूब से, कहां से लगाए, यूट्यूब से। तो तुम भी क्या करोगे, जनजाति वाले जब आप चैप्टर पढ़ा दोगे, जनजातियां पढ़ने के बावजूद हम आप क्वेश्चन लगाएंगे यूट्यूब से जाकर। ऑडियो वीडियो सही है, बात समझ में आई है, कोई दिक्कत तो नहीं है तक। जैसे मैं चैप्टर खत्म करूंगा, मैं 15 मिनट पूरी दूंगा ये क्वेश्चन लगाने के, और तुम करोगे ऐसा ऐसा करोगे। चले चले, ठीक। उत्तराखंड में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी जनजाति पाई जा, थारू। ऐसे कौन से लोग जो उत्तराखंड में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जा, वे हैं थारू लोग। अब मैं तो ये कहता हूँ बच्चे, भाई सर्च करके देख लो उनका फोटो कैसा है, 10 सेकंड सारी लगे सर्च करके कौन कौन से थारू लोग, सही बात है। जब तुम्हें नहीं समझ में आना थारू कैसे दिखाई देगा, तो अपनी शकल देख लेना, सही बात है, सिस्टम में जाकर। तुम कोई थारू तो कम नहीं लगते, इधर गजनी को देख लेना, अगर तुम थारू हो तो बारू। उत्तराखंड में सबसे कम मात्रा में जनजाति पाई जा, तो मिले राजी। सुनो जी, नहीं राजी, सुनो जी नहीं राजी, सबसे ज्यादा मात्रा में जनजाति कब घोषित करी गई, कौन सी समिति से, सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी जनजाति पाई जा, भारतीय संविधान के कौन से भाग में जिक्र, अनुच्छेद में कौन से में, ये तो और क्या है, और ये और धनिया में, ये तो उत्तराखंड और क्या है। चले चलो, वो वाला नोट थे मेरा ला, उसमें मैंने थोड़ा एडिट कर रखा। समझ गए, आओ 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 आओ, टोमी टोमी इधर देखो। उसके बाद आओ, ध्यान से देखो, पहले नंबर पाएंगे तो सबसे ज्यादा पता लग गया कौन सी, थारू। सबसे कम कौन सी, बार बार सवाल पूछूंगा मैं। उसके बाद भोटिया, पहला सवाल पूछा जाए जो भोटिया हो, भोटे के बारे में, जो भोटिया
ये ना किरात के वंशज थे। अब तुम कहोगे गुरुजी किरात कौन? ये अपने आप को खुद बताते हैं किरात के वंशज थे। अब किरात कौन से? जैसे कुछ याद हम तो राजपूतों के वंशज। इस तरह एक और लोग थे जो राजा रहे थे पहले, उनका कुछ समय तक यहाँ शासन ना था किरातों का। तो उन्होंने पूछे किरातों के वंशज थे। सवाल पूछा गया पेपर में कि जो भोटे जनजाति के लोग किसके वंशज थे? किरातों के। अभी सवाल अभी मैं तुमको लगाऊंगा ऑब्जेक्टिव सवाल बिल्कुल। अब दूसरी सबसे बड़ी खास बात है पूछा जाएगा तुमसे, जो भोटे जनजाति या उत्तराखंड में तो मिलेगी, उत्तराखंड के अलावा कहाँ कहाँ मिलेगी, किस नाम से जानेंगे? या मिलेगी लद्दाख में। लद्दाख में ना, लद्दाख वाले लोग पता क्या कहें? हम तो भोटिया भोटिया क्या हुए ना, वे भोटा क्या हुए? भोटा। लद्दाख वाले भोटा क्या हुए? भोट नहीं भोटा। उसके बाद भूटान में कहते हैं भूटानी, भूटानी। उत्तरकाशी में कहते हैं जाड़। उत्तरकाशी में क्या कहते हैं? ये सबको याद रहा है, कॉमन फैक्ट नहीं है। उत्तरकाशी में जाड़ कहते हैं, चमोली में कहते हैं मारछा तोलछा, मारछा तोलछा। अभी सुनूंगा सारा का सारा। कौन है? भोटिया है, भोटे जनजाति के लोग। पिथौरागढ़ में कहते हैं जोहारी सोका, जोहारी शोक नहीं है, सोका। याद रहेगी बात। या और इनका जो त्योहार है ना, इनका जो त्योहार है उसका नाम है भोटिया। हाँ एक त्योहार बना हुआ है, समझ में यही बात है। और भी आगे बताता हूँ। चलो पहले उन्हें बताओ किसके वंशज थे? लद्दाख में क्या नाम है? लद्दाख में हम तो यहाँ कहो चलो भोटिया जनजाति के लोग जा रहे हैं भाई। ये लद्दाख वाले कहते हैं ना ये भोट जा रहे हैं, भोट भोट नहीं भोटा जा रहे हैं। और भूटान वाले क्या कहो? भूटानी। भूटान में मिलेंगे बताओ? उत्तरकाशी में मिलेंगे जाड़, जाड़ नातनी जाड़। मुटरी जाड़ी खराब हो रही थी कल। चमोली में बताओ, सुन लो ध्यान लगाएगा क्या? अंतर्यामी। मारछा तोलछा। कौन सा तोलछा? पिथौरागढ़ में जोहारी सोका। पिथौरागढ़ में। उत्तराखंड में पाई जाने वाली सबसे बड़ी जनजाति, सबसे कम जनजाति कब घोषित हुई? 1900। कौन सी समिति? ऐसा कर दोगे तुम। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये भी बदतमीजी कभी कभी ना जो उत्तराखंड पीसीएस वाले ये ऐसी बदतमीजी बोल रहे हैं। पूछो उत्तराखंड ये भोटे जनजाति के लोग कितने ऊंचे स्थान पर रहते हैं? ये रहते हैं 2000 से लेकर 3500 मीटर की ऊंचाई के रहते हैं। इन्हें ग्रीष्मकालीन, जो इनका ग्रीष्मकालीन आवास जहाँ रहते हैं, गर्मियों में जिस स्थान पर रहते हैं ना, जो भोटे जनजाति के लोग गर्मियों में पता कहाँ रहते हैं? जिस स्थान उसे बोलते हैं मेथ। मेथ याद रखना बात। या इनकी छतें ढालीदार बनाई जाती है, लकड़ी का प्रयोग करते हैं। ढालीदार पता लगा क्यों बनाते हैं? ऐसा करके बनाया जाए छतें इनकी ढालीदार, ऐसे करके, ताकि अगर बर्फ भी गिरेगी तो ऐसा करके गिर जाएगी साइड से। ऐसे घरों में रहते हैं। तो भोटिया के बारे में इतनी बात बताओ, समझ में नहीं भोटिया के। ऐसा सवाल पूछा जाएगा तुमसे कि जो भोटिया जाति की जनजाति के लोग ज़्यादातर कहाँ रहते हैं? पिथौरागढ़ में रहे हैं। कहाँ रहे हैं? देख लो मैप में, देख लो चाहे दिख रहा है मैप में। पिथौरागढ़ में रहेंगे, उत्तरकाशी में रहेंगे। उत्तरकाशी में सबसे ज़्यादा कहाँ रहेंगे? उत्तरकाशी में सबसे ज़्यादा उत्तरकाशी मिलेंगे। अगर तुमसे सवाल पूछ रहा जा कि बताओ भोटे जनजाति के लोग सबसे ज़्यादा मात्रा में कहाँ रहते हैं? सही में सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ से? कौन से जिले में? नो पूछे अगर तुमसे तो उत्तरकाशी पर टिक लगाना। कहाँ टिक लगाना? ठीक है। आगे चलो, सबसे बड़ी खास बात पता क्या है इनकी? ये तुलसी देवी की पूजा करते हैं। ये भी सवाल पूछा गया कि वे कौन सी जनजाति के लोग जो तुलसी देवी की पूजा करते हैं। सही बात है, भोटे जनजाति के लोग। अब भोटिया भाषा में ना आभूषण को साली पुल्ली कहते हैं। ये भी पेपर में सवाल पूछा गया। साली पुल्ली नहीं, साली पुल्ली, साली पुल्ली। देखा साली पुल्ली कैसा हो तुम? देखा तुमने साली पुल्ली कैसा हो? देखा साली पुल्ली कैसा हो तुम? इनका जो आभूषण हो कभी सर्च करके देखना, ये टाइम नहीं आया करेगा। ठीक है, मैंने पहले भी दिखा रखा तुम्हें, पता लग गया? ये जो आभूषण पहनते हैं ना उसे बोलते हैं साली पुल्ली। पता लग चुका? ठीक। आगे चलो, इनका जो प्रमुख त्योहार हो उसका नाम है लोसार। पता हो तुम्हें लोसार में क्या हो? पता तुम सर्च करके देखना घर जाकर। काम हो तो छोटे छोटे काम दिए मैंने तुम्हें। एक तो तुम्हें देखना साली पुल्ली कैसा हो, दूसरे देखना तुम्हें पता क्या लोसार त्योहार में क्या हो। मैं तुम्हें काम दे रहा हूँ, याद रखना बात। ये आने भविष्य में ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे, बताओ लोसार त्योहार कैसा हो, क्या हो लोसार त्योहार में। काम हो पूछूंगा कल को जाकर, जब कल को यहाँ हो गए पूरा चैप्टर याद होना चाहिए सारा जुबान पे हो। आगे चलो, ये लोग ना अपने रिश्तेदारों को कहते हैं सवारा। कई बार पूछा गया पेपर में, बताओ कौन सी जनजाति के लोग अपने अपने रिश्तेदारों को सवारा कहते हैं? तुम तो जब तुम्हारे यहाँ रिश्तेदार क्या हो तो क्या वो मेहमान, मेहमान आएंगे, ये बोलो सवारा आगे। सवरे नहीं सवारा, सवरे क्या सवरे आगे। जो मेहमानों से चिढ़ते होंगे ना वही बोलते होंगे सवरे आगे। किसे का कहाँ समझ में आ रही है? तो भोटे जनजाति के द्वारा कांडली उत्सव मनाया जाता 12 वर्षों में। बड़ा इंपॉर्टेंट त्योहार है कांडली उत्सव, इनका सबसे फेमस त्योहार है। जिस तरह तुम्हारे यहाँ दीपावली बनाई जा ना और मुसलमानों के यहाँ ईद बनाई जा, इसी तरह भोटे जनजाति के लोग अपने आप को खुश करने के लिए इतना फेमस त्योहार हो, नहा धो को सुबह निकलने घर से बारी है।
सही बात है। कांडली उत्सव मनाया जा, कांडली उत्सव देखा तुमने? ये भी तुम सर्च करके देखना, आजकल ये लेटेस्ट पर्सन आने लगे, इन्हें जो मुख्यमंत्री भी जाएगा इन्हें सपोर्ट करा भी जा, इनके कांडली उत्सव में शामिल हो ताकि इनका भी वोट मिल जा, समझ गए? तो आजकल ये देख रहे तुम कांडली उत्सव कैसा हो, मैंने तो सारे देख रखे। मैं चाहता हूँ तुम 2-3 चीज दे दी मैंने तुम्हें। एक तो चीज मैंने तुम्हें देखी साली पुल्ली कैसी हो, और दूसरा लोसार त्योहार देखना हल्का सा कैसा हो, बस वैसे देख रहा है इंटरेस्टिंग यूट्यूब पर जाकर यार कैसा हो मन समझ एक बात यार। उसके बाद देखना सवारा त्योहार जो सवारा हो ये तो देखना सर्च कर, ये देखना तुम कांडली उत्सव कौन सा हो। और दूसरा से पता क्या हो, विवाह जब होने यहाँ सी, सही बात यार, तो भोटे जनजाति के लोग जो नृत्य करते हैं उसे कहते हैं पोणा नृत्य। ये मैंने जब पढ़ा था, जब दिखाया था, मैं चाहता हूँ तुम देखो सर, सेकंड लगे देखने में। पोणा पूना नहीं है, पोणा पूना क्या पूना कर रहे हैं। आगे बढ़ो। भोटे जनजाति द्वारा ऋतु प्रवासन किया जाता है। भोटे जनजाति के लोग पता क्या है हो, इतने बड़े खिलाड़ी हो, बदतमीज हो, अगर वहां ऊपर ठंड पड़ रही है ना, सही बात है, तो नीचे ग्रीष्म काल में नीचे इलाकों में आ जाएंगे। अगर गर्मी पड़ रही है ना, तो गर्मी तो फिर ऊपर चले जाएंगे ठंड का, मतलब ये ऋतु प्रवास कर रहे हैं। अभी यहाँ से है, जब ऊपर ज़्यादा ठंड लगी तो फिर नीचे आ जाएंगे। तो ऋतु प्रवासन वाली जनजाति भी सही बोल रहे, भोटे जनजाति, सही बात यार। भोटे जनजाति ऐसी हो, अपने जो हो ना, अपने जो उनके पास भेड़ हो उन्हें हाँकते रहेंगे और हमेशा जो एक तौलिया रखेंगे, सही बात यार। बार बार उसको हेवा करते चले जाओ अग ऊपर से नीचे, यहाँ पर ऋतु प्रवास के दौरान। ये भोटे जनजाति के लोग। अब तो बहुत इनकी जनजाति के जो लोग है ना, अब तो वे सरकारी नौकरी में भी आने लगे, अब तो उन्हें बहुत बढ़ावा मिल गया, इनका कोटा भी बहुत बढ़िया करके मिल गया ना, इनके लिए अनेक प्रकार की सरकार ने योजनाएं भी चला रखी, तो उनका बहुत डेवलपमेंट हो रहा है, समझ में। लेकिन फेमस तो बहुत, सही बात है, फेमस बहुत हो, लेकिन है तो जनजाति ही, और कोटा भी बहुत मिल रहा है। इन हाइट में भी छूट मिलेगी, हर चीज़ में छूट मिले ना, सही। इन्हें नंबर में छूट मिलेगी, इनकी मेरिट जाएगी वहीं 47 पर, और तुम्हें लेने पड़ेंगे 60-70 नंबर, 60 नंबर, 60-70-80 नंबर। ये 47 सिलेक्शन लेके चले जा। अब देख लो गवर्नमेंट कितना बढ़ावा दे रही है ना, ठीक है। आधो को तो डबल कोटा मिल जा, आधो को पहाड़ का कोटा अलग मिलेगा और ST का कोटा अलग मिलेगा। अगर कोई लड़की हो तो उसके बल्ले बल्ले लड़की का कोटा अलग मिल जाएगा, समझ गई बात यार। इनके शीतकालीन आवास को बोलते हैं गुंडा, गुंडा मुंसा, गुंडा मुंसा। यहाँ जनजाति जो पाए, ये ना भूमियाल देवता की पूजा करते हैं। भूमियाल कौन से देवता की? उसके बाद सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इनके लोकगीत भी है। तुवेरा बाजू तिमली, तुवेरा बाजू तिमली, क्लिक करते चलो, पेंसिल लेकर रखो। तुवेरा बाजू तिमली। और वाद्य यंत्र इनका हुड़के बजावे हैं, हुड़के बजाते पाए जाए, ठीक। लेकिन इंपॉर्टेंट पता क्या है, भोटे जनजाति के लोग तिब्बत से व्यापार करते थे, और 1962 तो पहले, क्योंकि 1962 में चीन के साथ हमारा युद्ध होगा, और चीन तिब्बत का भाग। और ये सवाल पूछा जा, पता क्या सवाल पूछा जा, भोटे जनजाति के लोग ये जो व्यापार करते थे उस पद्धति का क्या नाम है? तुम्हारे नोट्स में नहीं लिखा होगा, सही बात है, उसका नाम है गम्य पद्धति। लिख दो, गम्य पद्धति, गम्या, हाँ गम्य पद्धति कई बार पूछा हुआ पेपर में, बताओ गम्य पद्धति क्या है? तो जो भोटे जनजाति के लोग ना, जो चीन के साथ व्यापार करते थे, उसे गम्य पद्धति बोलते हैं। गम्य पद्धति, पता लग गया ना? कोई प्रॉब्लम यहां तक? मैं पूछूंगा तुमसे गम्य पद्धति क्या है? गम्य पद्धति पता लग चुकी? इनका वाद्य यंत्र बताओ क्या है? लोकगीत बताओ उनका। ये पूछ रहा तिमली जो हो कौन सी जनजाति का, नु पूछ रहा तुमसे तिमली है जो, ये लोकगीत है कौन सी जनजाति का? ये भोटे जनजाति। बच्चा इसी सवाल को गलत करके आ रहा, वहां से जाएगा जो बेसिक सवाल है, ये से जो उसमें लिखा हुआ परीक्षा वाणी में, वो भी गलत करके आ रहा, ठीक। पता लग चुका? फेमस देवता पता लग गया इनका, भूमियाल देवता, याद रहेगी बात है। कौन सी प्रकृति में कौन से पेड़ की पूजा करें? तुलसी की। किसकी? तुलसी देवी की पूजा करें, याद रहेगी बात। किसके वंशज हैं? याद रहेगी बात। भूटान में किस नाम से जानते हैं? चमोली में मारछा तोलछा। मैं भी कह रहा हूं अभी भूलना मत बिल्कुल भी मत, मारछा तोलछा। ये जो आभूषण पहनते हैं उसे क्या बोलते हैं? याद ही तो होना चाहिए, यही तो सबसे बड़ा टास्क है। सालीपुल्ली। इनका प्रमुख त्योहार क्या है? लोसार, लोसार देखना। तो उसके बाद 12 साल में एक उत्सव मना जाए, उसका क्या नाम है? कंडाली उत्सव। खंडाली नहीं, कंडाली। एक डांस कर रहे हैं विवाह के समय, पुनः नृत्य, याद रखना बात है। अब ये चीन के साथ जो व्यापार करते थे, चीन के साथ में व्यापार करते थे, 1962 में वो व्यापार बंद हो गया था। उस जिस पद्धति से व्यापार करते थे, वो सिस्टम था नहीं पूरा, उस पद्धति का नाम गम्य पद्धति। नोट्स में नहीं आता, नोट्स में लिख लेना। मैंने कहाँ से लिखा है? PYQ लगाया, और क्या करा मैंने, और मैं यूट्यूब पर जाकर ऑब्जेक्टिव लगाए, और वहाँ से अपने नोट्स को अपडेट कर लिया।
समझ गए? कम से कम 2-3 वीडियो देख डाल ले, याद रहेगी बात या? चलो नेक्स्ट। अब आया बोक्सा। कौन से सा? कौन से सा? अब बताओ, पहले उत्तराखंड में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी जनजाति पाई जाए? सबसे कम जनजाति कब घोषित हुई? याद रहेगी ना बात? कौन सी समिति की सिफारिश पे? लोगर समिति की सिफारिश पे। भोटे जनजाति के लोग सबसे ज्यादा कौन से जिले में रहा? यस, उत्तरकाशी में। ये भी याद रखना, सही बात है। जो कांडली उत्सव है कौन सी जनजाति के लोगों द्वारा मनाया? 11, 12, 10, 12 साल में। याद रहेगी बात है? चीन के साथ जो व्यापार करते थे उस पत्ती का क्या नाम है? गम्य पत्ती से। याद रहेगी बात है? बस ये इनका प्रमुख वो क्या है पर्व, त्योहार क्या है इनका प्रमुख पर्व? लोसार। यही भूल गए क्या? अभी तो बताया था। साली पुल्ली क्या है? आभूषण। पता लग गया ना, जो इनके द्वारा पहने जाता था। खत्म। अब हम आगे बोक्सा पर। अब देखो बोक्सा के अंदर क्या है, आ जाओ बोक्सा पर। उत्तराखंड क्या होगा? मजा से आ रहा, याद हो रहा सारा? जब याद होने लगे तो फिर मजा ही आएगा। लिखना कुछ पढ़े नहीं ना, टिक टिक कर रहे हैं बैठे। उत्तराखंड के तराई भाबरक क्षेत्र में रहते हैं। उत्तराखंड के तराई भाबरक क्षेत्र में रहते हैं। और तराई भाबरक क्षेत्र देखो तो उधम सिंह नगर में पड़ेगा। बोक्सा जनजाति देखो, मैप खोलकर बोक्सा जनजाति सबसे ज्यादा मात्रा में कहां दिखाई दे रही है? अगर पूछे ना सबसे ज्यादा कहाँ रहती है बोक्सा जनजाति, तो उत्तराखंड के भाबरक क्षेत्र में रहती है। और भाबरक क्षेत्र कहाँ से? देहरादून होगा, उत्तराखंड होगा, उधम सिंह नगर होगा ज्यादातर। सही बात, बोक्सा जनजाति सबसे ज्यादा यही मिलेगी तुम्हें। उधम सिंह नगर, देहरादून होगा और हरिद्वार होगा। तो जो नीचे वाला इलाका ना उत्तराखंड का, उसमें मिलेगी तुम। उत्तराखंड के मैप में आराम से देख सको तुम। पहले पता लग चुका, पहला सवाल यही है, बोक्सा जनजाति कहाँ रहती है? सही बात है, बोक्सा जनजाति है उत्तराखंड के तराई भाबरक क्षेत्र में रहती है। ये सवाल पूछा जा सके, तराई भाबरक क्षेत्र में निचले इलाकों में कौन सी जनजाति रहती है? और जो निचले इलाकों में जनजाति रहा ना, वह गन्ने की खेती बहुत ज्यादा कर रहे हैं लोग। गन्ने की खेती, क्योंकि तराई वाला क्षेत्र हो पूरा का पूरा, और वहाँ गन्ने की, धान की, ये सब खेती करने का काम करते हैं। देहरादून पता लग चुका है? चलो 173 गाँव में निवास करते हैं। देहरादून के विकासनगर, डोईवाला, सहसपुर, यहाँ इसमें से छोड़ दो, कोई बात नहीं है। लेकिन ये सवाल जरूर पूछा जाए, जो बोक्सा जनजाति के लोग हैं किसके वंशज है? ये अपने आपको राजपूतों के वंशज मानते हैं। किसके? पवार राजपूत, अपने आपको पवार राजपूत बताते हैं। और ये जिस देवी की पूजा करते थे, देवी का ही नाम खतरनाक है, चामुंडा देवी। कौन सी देवी? हाँ, बोक्साओं की सबसे बड़ी देवी है। याद रखना बात। वे किसकी पूजा करते थे? वे भूमियाल देवता की पूजा करते थे। ऐसा तुलना कर करके पढ़ना, जैसे मैं यहाँ बताऊंगा ना तुरंत पिछले वाले पहुंच जा करो, ऐसे याद हो। जैसे मैं इसके बारे में कोई त्योहार बता रहा तो उसका तुरंत याद करो अपने दिमाग में। ठीक, पता लग चुका नहीं फेमस देवी कौन सी? और कहां से पड़ा है? काशीपुर में। और काशीपुर कहां पड़ा? उधम सिंह। उधम सिंह नगर कहां से? सबसे नीचे उत्तराखंड में हुई है। सही बात है। और काशीपुर कहां पड़ा? बाजपुर के पास पड़ा। और बाजपुर किसने बसाया था? बाज बहादुर चंद ने। बाज बहादुर चंद ने। और उसी के पास क्या पड़ा? द्रोण सागर। द्रोण सागर झील में पड़ा उत्तराखंड में, द्रोण सागर झील, जहां गुरु द्रोणाचार्य थे। चलो कोई बात नहीं, आगे चलो 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 चलो। त्योहार, हेलो, त्योहार देखो उसका। होगण, ढलिया, गोटरे, मोरो, होगण, ढलिया, गोटरे, मोरो। लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट इनका जो त्योहार और मेला, ठीक, चेती का नाम सुना है? सबसे इंपॉर्टेंट ही है। और वहाँ बहुत फेमस है। जब तुम जाओगे काशीपुर के अंदर, बहुत उत्साह भरे ड्राइवर लोग, वहाँ आसपास के लोग भी, इसकी लहर वहाँ तक है, यूपी तक के लोग जाओ, वहाँ से यूपी के तक के लोग उस मेले में। सारे जो पीलीभीत जिले थे, बिजनौर वाले जिले थे, मुरादाबाद वाले जिले थे फेमस है, रामनगर वाले जिले, सारे लोग वहीं भर जाकर इसी मेले में। चित्ती में गए क्या तुम गए चित्ती मेले में? अच्छा ये बताओ, एक जो बोक्सा जनजाति हो ना, इनकी जो पंचायत हो, ठीक, उसका जो सबसे बड़ा अधिकारी हो, बोक्सा जनजाति हो, उसकी जो पंचायत हो, उसका सबसे बड़ा अधिकारी हो ना, बोक्सा की जनजाति पंचायत लगा इनकी। मान लो कोई लड़का किसी लड़की के साथ उड़ गया गाँव में, तो इनकी पंचायत लगा दी। पंचायत जैसे लगेगी तो समझ जाओ जो अधिकारी बैठेगा उनका, उसे बोलो तखत। उसका नाम हो, मैं क्या करूँ बताओ? पंचायत उसका नाम है तखत। याद रहे ये बात। या बोक्सा जनजाति के लोगों का लोकगीत झगड़ा, क्या नाम है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है।
सही बात या? अभी मैंने इधर बता दो तुम, जो भोटे जनजाति के लोगों ने ए जो सवाल को तुम्हें पूछूंगा, बताओ भोटे जनजाति के लोग अपने रिश्तेदारों को क्या क्या बताते हैं? अपने रिश्तेदारों को भूल नहीं रहे तुम है। हाँ, यहाँ इनके कोई रिश्तेदार नहीं है। मैंने यहाँ बताया कि जो भोटे जनजाति के लोग, जब गांव का कोई प्रधान हुआ करता था और वो प्रधान फैसला करता था ना, उस प्रधान को प्रधान नहीं कहते, उनको तख्त जी को बुला लो और देखो कुछ फैसला वैसला कर लेंगे। ये बोक्सा जनजाति के लोग। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, पूछा जाएगी तुमसे, ये कौन से देवताओं की पूजा करते हैं? देवी की नहीं कहना है, देवता की पूजा करते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और देवता तुम्हारे नोट्स में नहीं लिखा होगा और चुपचाप लिख लो अपने नोट्स में, नाम है भूमसेन देवता। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बोक्से जनजाति के लोग कौन से देवता की पूजा करते हैं? भूमसेन देवता। हाँ, भूमसेन, भै 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 भालू, भूमसेन देवता। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जहां भी गांव का प्रधान हुआ था ना, यहाँ जो भी गांव का प्रधान हुआ करता था, इनके बोक्सा जनजाति के लोगों में जो भी गांव का प्रधान हुआ करता था, अब प्रधान के घर के सामने ग्राम खेड़ी का मंदिर बनाया जा, जिसे हम गांव खेड़ा कहते हैं। यहाँ तक उस गांव खेड़ा का वो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, तुम्हारे नोट्स में नहीं लिखा होगा। गांव जो ग्राम प्रधान होगा ना, सुन लो, मैं कहाँ से लिख रहा है, कहाँ से लिख रहा है? PYQ और यूट्यूब के ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं दूसरों से आकर निकल गया, लेकिन मैं पुराना ही नोट्स पढ़ रहा है, मैं पुराना ही नोट्स पढ़ रहा है, मैं दूसरों से आकर निकल गया। ये उन्हें पता भी नहीं होंगे, समझ गए? पता लग चुका ना कौन से देवता की पूजा करते हैं? अरवे भूमियाल देवता की, भोटे जनजाति के लोग। याद रहा ये बात? या भोटे जनजाति के लोग कौन किसके वंशज है? और बोक्सा के पवार राजपूतों के। ठीक, याद रहा ये बात? या ठीक। कौन सी देवी की पूजा करते हैं बोक्सा जनजाति के लोग? बोक्सा के पूछ रहा है मैं। और वे कौन सी देवी की पूजा करते हैं? तो जो बोक्सा जनजाति के लोग, इनके जो ग्राम प्रधान हो, उसके घर के सामने जो मंदिरों से क्या बोलो? ग्राम खेड़ी मंदिर। लिखो सर, लिखो बोक्सा ग्राम प्रधान के घर के सामने, बोक्सा ग्राम प्रधान के घर के सामने लिख लो अपने नोट्स में। बोक्सा ग्राम प्रधान के घर के सामने तीर का चिन्ह लगा दो, ग्राम खेड़ी का मंदिर होता है। खेल खत्म। एक पेज रहेगा और खत्म होनी जनजाति सारी, ये रह गया इसमें। हाँ बस ये था, बस इसमें शोर मचा रखा है ना। तो और क्या होंगे, ये तो कभी देश में थोड़ा बना बस। हो गया यहाँ तक? अब बोक्सा के बाद ये भी लिख रखा है, देखो नोट्स में लिखा रखा है पहले ही। जौनसारी जो लोग है ना, जौनसारी, ठीक। अगर तुम तो पूछे सबसे ज्यादा मात्रा में कौन है? जौनसारी सबसे ज्यादा रहा है देहरादून में। कहाँ रहा वो? लिख रखा तुम्हारे नोट्स में, लिख रखा है ना। थारू रहते हैं सबसे ज्यादा उधम सिंह नगर में। सब उत्तराखंड में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी जनजाति? कौन सी? याद रहेगी बात? या और थारू सबसे ज्यादा कहाँ सी? और जौनसारी देहरादून में। सबसे कम मात्रा में कौन सी जनजाति उत्तराखंड में? वह कहाँ से रहेगा? पिथौरागढ़ में। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जरूर याद रखना। अब भोटिया ज्यादा कहाँ है? भोटिया, भोटिया से ज्यादा उत्तरकाशी में नहीं, पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ में, सही बात है, पिथौरागढ़ में लिखो। भोटिया जनजाति के लोग सबसे ज्यादा पिथौरागढ़ में। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, तुम नोट्स में लिखी हुई होगी। नोट नंबर 5 लिखा हुआ। उत्तराखंड में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति कौन सी? पूरे उत्तराखंड में सबसे ज्यादा जो ST के लोग। हेलो इधर देखो, ऐसा कौन सा जिला उत्तराखंड में? 13 जिले, 13 में। तो ऐसा कौन सा जिला जहां सबसे ज्यादा मात्रा में ST के लोग रहे? वो ST जनजाति सबसे ज्यादा कहाँ रहा? वो उधम सिंह नगर में। उधम सिंह नगर लिखा हुआ इसमें नोट्स में, चेक कर लो, देखो लिखा हुआ, ठीक। अगर मुझसे सबसे कम जनजाति कहाँ रहा? वो तो रुद्रप्रयाग में। सबसे ज्यादा जो वनवासी लोग हो, आदिवासी लोग हो, सबसे ज्यादा कहाँ रहे? वो उधम सिंह नगर में। एक सवाल और पूछा तुमसे, ये बताओ सबसे ज्यादा SC के लोग कहाँ रहे? वो SC कैटेगरी के, शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति के। चलो 3 ऑप्शन देता हूँ तुम्हें। पहला ऑप्शन हरिद्वार,
दूसरा उधम सिंह नगर, तीसरा ऑप्शन दे रहा हूँ देहरादून, चौथा चमोली। सोचो है सबसे ज़्यादा एससी के लोग कहाँ रहे वो? हरिद्वार बना हुआ, देहरादून में नहीं आते, समझ गए? ठीक, जब क्वेश्चन लगाओगे ना, हेलो हेलो जी, जब यूट्यूब से क्वेश्चन लगाओगे ना और जो तुम अलग दिखाई देगा क्वेश्चन जनजाति का, चुपचाप ठाना ऐड ऑन कर लेना, यो नहीं आता ये लिखेंगे पक्का, बस इतना ही काम करना तुम। बाकी तो तुम एक पेज और रहेगा, जौन सारी आ जाएगा तुम्हारे नोट्स में, आया जौन सारी? ठीक, जौन सारी में देखो, पढ़ो जौन सारी में। राज्य का दूसरा सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय, पहला सवाल ये पूछेगा तुमसे, आज का सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी जनजाति रहा? वो थारू। और दूसरी मात्रा में जौन सारी। अब जौन सारी लोग सबसे देखो सबसे ज्यादा कहाँ है वो? देहरादून में। कहाँ है वो? जौन सारी देहरादून, याद रखना बात। या थारू सबसे ज्यादा कहाँ रहा है? थारू थारू सबसे ज्यादा कहाँ रहा है वो? समझ नहीं बात? या सबसे कम जनजाति के लोग कहाँ है वो? रुद्रप्रयाग में। रैपट इतने मरवा जनजाति के लोग सबसे कम रुद्रप्रयाग में रहा वो। अभी तो बताया, अभी मैं भूल गया क्या? रुद्रप्रयाग रुद्रप्रयाग नमूने हो तुम बिल्कुल। कौन हो? कौन सी पिक्चर थी, क्या नाम था उसका? तो पक्का तुम नमूने में ही हो। गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है। गढ़वाल क्षेत्र का पूछा तुमसे, सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है गढ़वाल क्षेत्र का। उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय नहीं है वो जौन सारी, जो गढ़वाल का। उत्तराखंड को दो भागों में बांट सको, जो इधर के 6 जिले कुमाऊं, इधर के जो राइट साइड के जो खब्बे हाथ की तरफ के जो 7 जिले गढ़वाल के जिले। हम गढ़वाली है। मैं उत्तराखंड में रहता हूँ। उत्तराखंड के अंदर कहाँ रहता हूँ? मैं रहता हूँ हरिद्वार के अंदर। सही बात है। तो हम कौन? गढ़वाली। तुम भी सब कौन हो? धोखे से गढ़वाली हो तुम। तुम्हारी भाषा कुछ भी नहीं है गढ़वाली जैसी। इसे क्या है? धोखे तो गढ़वाली। सही बात है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जौन सारी जौन सारी लोग सबसे ज्यादा मात्रा में कहाँ रहे वो? अब बोक्सा लोग भूल गए? बोक्से कहाँ? बोक्सा लोग कहाँ जा सबसे मात्रा में है? उसमें उधम सिंह नगर में। अच्छा, और थारू जनजाति के लोग? उधम सिंह। सबसे कम जनजाति के लोग कहाँ रहे वो? सबसे ज्यादा एसटी के लोग कहाँ रहे वो? सबसे ज्यादा एसटी उधम सिंह नगर में। यार क्या कर रहे हो तुम? बोक्सा जनजाति के लोग किसका वंशज है? बस बोल गए। अब भोटे जनजाति के लोग, जनजाति जो लागू करी गई कौन सी समिति की सिफारिश पर लागू करी? लोकर समिति। इनका निवास स्थान देहरादून के चक्राता, कालसी, त्यूनी और टिहरी के जौनपुर क्षेत्र, उत्तरकाशी के परगना क्षेत्र में। ठीक, चले। प्रजाति बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मंगोल प्रजाति देखी और डोमो प्रजाति, उन तो दोनों तो मिला के प्रजाति बनी हुई जो उन सारी। एक तो मंगोल, कुछ इसमें मंगोल के वंशज मानना पड़ा आपको। अब मंगोल कौन थे? जो तिब्बत के उत्तर में आए थे, मंगोलिया से आए थे। जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो उन सारी लोगों का ना जो त्योहार को हो, हनोल। हनोल इनका त्योहार नहीं, तीर्थ स्थल, सॉरी सही बात है। जिनका प्रमुख स्थल है उसका नाम है तीर्थ स्थल हनोल। हनोल कहाँ पड़ा? देहरादून में। सबसे उत्तर में देहरादून में हुई है। अगर देहरादून का सबसे उत्तरी कस्बा पूछे ना तो वो हनोल ही। देहरादून का सबसे दक्षिणी कस्बा बता दो। देहरादून का थोड़ा तो उसका देहरादून का सबसे दक्षिणी
डोई वाला देहरादून आओ। सुनो ध्यान से अच्छे तरीके से। बिस्सू, पंचाई, दिसाई, महात्योहार, गुणाई, जागड़ा, अंठाई, ये लिखा हुआ नहीं, ये त्योहार मनाते हैं सब। याद रखना बात। सुन लो, दूसरे नंबर की सबसे बड़ी जनजाति पढ़ रहे हैं हम, नाम है जौनसारी। जौनसारी, इनके प्रमुख त्योहार देख लो कौन थे। बिस्सू, पंचाई, दियाई, मगा त्योहार, गुणाई, जागड़ा, अंठाई इत्यादि त्योहार मनाते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं तुम। वीर केसरी मेला 3 मई को चोली थात के अंदर लगता। पता कहां पढ़ रहे हो? हाँ, देहरादून के अंदर। अमर शहीद वीरचंद सिंह गढ़वाली का नाम नहीं सुना था तुमने, जो शहीद हो गए थे। ये तो बहुत बड़े सैनिक हैं यहाँ के, बहुत बड़े। इन्हें स्वतंत्रता सेनानी है, हमारे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भी योगदान दिया उन्होंने। सही बात या। और वीर केसरी रचना एक पुस्तक है, तुम्हारी नोट्स में लिखी हुई हो गया। ठीक है, मैं यही लिखवाने जा रहा हूँ सब पुस्तक को, क्योंकि इसके नाम पर लिखी हुई है। एक पुस्तक लिखी हुई है, पुस्तक पूछो जा एक किसने लिखी है। ठीक है, वीर केसरी रचना लिख लो कहीं को, वीर केसरी रचना। हाँ, उसका नाम है पंडित शिवराम। मेरे पापा का नाम ही आ गया, पंडित शिवराम। इन्हें लिख किया किताब, पंडित शिवराम। अगर तुमसे पूछे जा कि जो जौनसारी जनजाति है ना, हेलो, इसके पितामह कौन है, जनक कौन है इसके? जौनसारी का अगर जनक पूछे जा ना, तो उसका नाम मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, वो भी लिख लेगा नोट्स में, लिखो सर। भाव सिंह चौहान लिखना उसमें। जौनसारी के जनक भाव सिंह चौहान। हाँ, हो गया मुन्ना। अगर नु पूछा तो जा तुमसे कि जौनसारी जनजाति के जो लोग, इनमें सबसे ज्यादा जागरूकता किस व्यक्ति ने पैदा करी, उसका नाम बड़ा मस्त, उसका नाम है गुलाब सिंह। लिखा हुआ इसमें। ठीक है, तो जौनसारी जनजाति के लोगों को ना के भीतर जो राजनीतिक चेतना पैदा करी कि तुम भी नेता बन सकते हो, तुम भी विधायक बन सकते हो, तुम भी मंत्री बन सकते हो, उसका नाम है गुलाब सिंह। कौन सा सिंह? जौनसारी संगीत के जनक पूछा जाए तो नंदलाल भारती कॉपी में लिख लो। जौनसारी संगीत के जनक, जौनसारी संगीत के जनक नंदलाल भारती। फटाफट लिखो, खत्म होने वाला पेज है। जौनसारी संगीत के जनक नंदलाल भारती। ये छोटे छोटे फैक्ट ऐड कर लेने चाहिए। अगर तुमसे पूछा जाए ये जौनसारी जनजाति के लोग ये कौन सी भाषा बोल लो? जौनसारी भाषा बोल लो। अगर नु पूछा न्यूनाई त्योहार कौन मनाव? लिख लो, उस पर लिखा हुआ फिर ठीक है। अब थारू जनजाति आ गई होगी, थोड़ा सा अपडेट और करना पड़ेगा तुम्हें। जब तुम यूट्यूब के क्वेश्चन देखोगे, पीवाई क्यों देखोगे जाकर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखोगे, ऐसा डालना यूट्यूब पर जाकर जनजाति के महत्वपूर्ण हार्ड पर्सन, ऐसे डाल ले करो 50 महत्वपूर्ण पर्सन। ऐसे तो लिखना कुछ नहीं, एक अदर अलग दिखागा तुम, उसे लिख लेना, बाकी सब नोट्स में लिखा हुआ होगा। अभी थारू क्या होगा? इस तरह बोल दिखाओ तो इनके हार्ट अटैक आ रहे हैं, यहाँ तो बैठा है, इस तरह तो बोल लगा ना, इन्हें थोड़ा अच्छा लगता, अपनी बेइज्जती सी फील हो ना। थारू देखो, सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी जनजाति पाई जा? ये भी किरात के वंशज है।
किरत के नहीं कि रात के। राज्य की सबसे बड़ी जनजाति यही है, पहला सवाल यही है। और सबसे ज्यादा ये जाग का सबसे ज्यादा कहाँ रहा वो? गुड। इनका प्रमुख त्योहार है बजहर। बज्जर मार नहीं, बजहर। बजहर बज्जा का था भी, मैं भी कह रहा, देख लो बजहर। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है इनकी, पता दीपावली को ने शोक पर्व के रूप में मनाओ। हम तो दुखी हो जाओ दीपावली को, ये माथा पकड़ कर रो हैं, मजाक नहीं कर रहा मैं। तुम तो दीपावली पे खुश हो जाओ, थारू जनजाति के लोग माथा पकड़ कर रो, हाय दीपावली कहाँ आ गई। अब मुझे क्या पता क्यों रो, देख लो सर्च करके थारू जनजाति के लोग क्यों रो। लेकिन बड़ी बात है जब इनके यहाँ सगाई हो जाना, ठीक है, ये लोग सगाई की रस्म को, हम तो सगाई क्या हुआ, ये अपनी सगाई की रस्म को कहो अपना पराया। लिख लो नोट्स में, अपने नोट्स में लिख लो, ये लोग सगाई की रस्म को अपना पराया कहते हैं। ये लोग सगाई की रस्म को अपना पराया कहते हैं। नोट्स के अंदर ऐड ऑन कर लेना इसी तरह। सबसे बेस्ट और सुपर नोट्स है, याद रखना बात, या सारा कंटेंट बच जाएगा और कम समय में सारा याद हो जाएगा। बस 2-4 फैक्ट और रहेगा, उसके बाद खेल खत्म जनजाति होगा। अपना पराया होगा। इनका आवास भी पूछा जा, इनके आवास को कहते हैं रतूड़ा। नथुड़ा नहीं, नथुड़े न फाड़ो यहाँ से बैठ कर, रतूड़ा लिखो। इनका आवास लिख लो, इनका आवास रतूड़ा, रतूड़ा कहलाता है। इनका आवास रतूड़ा कहलाता है, बस इतना सा। अब राजी सुनो जी, सुनो जी, सुनियो जी। राजी सबसे कम मात्रा में कौन सी जनजाति पाई जा? 5 जनजाति थी, 5वें नंबर की जनजाति आई गई भैया, इसका नाम है राजी। और राजी की जनजाति के लोग सबसे ज्यादा मात्रा में पता कहाँ मिलेंगे? पिथौरागढ़ में। कहाँ मिलेगी? पिथौरागढ़ के भी कहाँ मिलेंगे? कनाली छीना। यही पूछ रहा, कनाली छीना कहाँ सी? पिथौरागढ़ में। डीडी हाट कहाँ सी? डीडी नहीं, डीडी हाट। नैनीताल और चंपावत के में निवास करती है, समझे? नैनीताल और चंपावत में। सबसे इंपॉर्टेंट बात राजी के बारे में, ये लोग हमेशा एक चीज बहुत अच्छी तरह जानते हैं, लकड़ी से कुछ भी बना देंगे। पलटे बना कर रख देंगे, पलटी बना कर रख देंगे, लकड़ी का फ्रिज बना देंगे, लकड़ी की साइकिल बना देंगे। मैं कहना चाह रहा, ये लोग ना कास्ट कला के अंदर लकड़ी तो कुछ बनाने के मामले में निपुण है। यह बात नोट में करके लिख लो को, ये लोग कास्ट कला में निपुण हैं। ये लोग कास्ट कला में निपुण हैं, कास्ट कला में लकड़ी का कुछ भी बना दें। ठीक, जिस तरह पुलिस वाले हैं ना, पुलिस वाले जेवड़ी का सांप बना दो। सही बात है, जेवड़ी नहीं जानते तुम? रस्सी का सांप बना दो, जेवड़ी बोल रहे रस्सी को गांव की भाषा में, स्थानीय भाषा। याद हो गएगा? बता दो मुझे, याद हो गएगा? सबसे कम मात्रा में कौन सी जनजाति पाई जा? याद रहेगी बात यार, ठीक, याद रहेगा बस तुम्हें। कौन सी चीज में निपुण है? इनकी मातृभाषा मुंडा। मुंडा। चामुंडा देवी की पूजा कौन सी जनजाति कर रहा? भूल तो नहीं गए? और तुलसी देवी की? दूसरे नंबर की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी उत्तराखंड में? मार्च तोलता के नाम से किसे जानते हैं? और जाड़ के नाम से किसे जानते हैं? तकत नाम कौन सी जनजाति में तकत नाम? तकत। राजी जनजाति का मुख्य देवता, उसका नाम है बागनाथ। क्या तुम मुझे बता सकते हो जौनसारी का मुख्य देवता क्या नाम था? जौनसारी मुख्य देवता महासू है। महासू देवता की पूजा करते हैं, लिखा वास में। हाँ, महासू देवता का महत्वपूर्ण देवता। ये पांडवों को देवता और कुल की देवी के रूप में पूजते थे। हाँ, छोड़ देते हो, मैंने पता लग चुका। अगर देखो, राजी जनजाति के लोगों का मुख्य देवता बागनाथ। बागनाथ। हाँ, एक तो हमारे पास है कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति। राजी जनजाति के लोगों का ही पर्व है, ये भी पूछा जा सके तुमसे। कर्क संक्रांति, मकर संक्रांति कौन सी जनजाति के लोग बना हुआ? राजी जनजाति के लोग। ये राज्य के
वनरोत जनजाति, क्योंकि वनों में रहा है इसलिए इसे वनरोत जनजाति कहते हैं। लिख दो सभी, इन्हें राज्य की वनरोत जनजाति कहते हैं। वनरोत, वन का मतलब जो क्या होगा, बात मत करो प्लीज, मैडम चुप हो जाओ। पता लग चुका, इसे राज्य की वनरोत जनजाति भी कहते हैं। वनरोत कौन सी जनजाति कहते हैं, लिख लो, इसे राज्य की वनरोत जनजाति भी कहते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, तुमसे भी पूछा जा, ठीक। मूक विनिमय प्रथा किससे संबंधित है, ये भी राज्य जनजाति से संबंधित है। मूक विनिमय प्रथा भी लिख दो, मूक विनिमय प्रथा, मूक मूक विनिमय प्रथा। विनिमय मतलब लेन देन, एक वस्तु की जगह से दूसरी वस्तु लेन देन। हाँ याद रखना बात, यार एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु लेना। पहले पैसे तो चलते नहीं, तो तुम्हारे यहाँ चावल, तुम हमें गेहूँ दे दो, गेहूँ तो चावल दे दो। मूक विनिमय प्रथा इसी जनजाति से संबंधित है, लिख दो। एक ही बड़ी इंपॉर्टेंट बात सुनो, जाड़ का नाम सुना तुमने? जाड़ कौन सी जनजाति के लोग हैं? बौद्ध धर्म के नहीं आई है। ये पूछा गया कि भाई ये बार सवाल बताओ, ऐसी जनजाति के लोगों का नाम बताओ जो बौद्ध धर्म को मानते हो। उसका नाम है भोटे जनजाति के लोग, जाड़ भी कहते हैं ना। जाड़ कहाँ से गया, उत्तरकाशी में, ठीक याद रखनी। जाड़ की जो भाषा ना, ये कौन सी भाषा बोलते हैं? रोम्बा भाषा, रोम्बा, ये पूछा जा सके तुमसे, याद रखना। रोम्बा, चंबा नहीं, रोम्बा। उत्तराखंड विधानसभा में, ऐसे बात बताओ, उत्तराखंड की जो विधानसभा है, पहले तो उत्तराखंड की विधानसभा कितनी सीट है? 70 में तो जो 2 सीट है ना वह एसटी के लिए आरक्षित है। और ये बार बार पूछे जा, ऐसी कौन सी जो 2 सीट एसटी के लिए आरक्षित है? वहाँ एसटी का ही कैंडिडेट खड़ा होगा, एसटी का ही विधायक बन सकता है। एक तो चक्राता होगी, चक्राता पड़ेगी देहरादून में, और एक दूसरी कौन सी होगी? नानक मत्ता। नानक मत्ता कहाँ पड़ेगी? उधम सिंह नगर में। उधम सिंह नगर में नानक मत्ता कहाँ पड़ेगी? खटीमा के पास। हमारा मुख्यमंत्री वहीं का ही है, सही बात है। सबसे कम जनजाति वाली कौन सी राज्य सबसे कम जनजाति, याद रहेगी बात। या वीर चंद सिंह गढ़वाली 3 मई 1945 को शहीद हुए थे क्या? नहीं छोड़ दो। एक को खुमरी नामक राजनीतिक संस्था, या ना जोन सारी जनजाति में मिलेगी तुम्हें, इसे लिख लो कहीं को। खुमरी नामक राजनीतिक संस्था, खुमरी ख पे छटाऊ की मात्रा आ गई। खुमरी नामक राजनीतिक संस्था, खुमरी नामक राजनीतिक संस्था। अब तुम इस चैप्टर में सबसे आगे निकलेंगे। अब जितने मैंने पढ़ाया ना तुम, एक बात और सुनो, ध्यान लगाएगा। इस मोटे मोटे तरीके, एक तो कल को सारा सुनूंगा कुछ भी, और दूसरा कम से कम यूट्यूब पर जाकर 2 या 3 वीडियो के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने, पढ़ पढ़ कर वैसे देखते रहना। बड़ी मतलब यार प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ तुम्हें, जो तुम कर सको। लिखना तुम्हें कुछ है नहीं, क्वेश्चन लगाने रहेंगे। अब जनजाति एक भी क्वेश्चन आगा बचा के दिखा दो तुम मुझे, जाओगे हिम्मत नहीं अगर बच जाएगी भी सवाल। हाँ जाकर चेक करना, अपनी नॉलेज स्किल को चेक करना, नोट सामने रख कर रखियो, जहाँ दिक्कत हो अच्छा यहाँ से आयो, जो नहीं है उसमें ऐड कर लियो, समझ गए? जो नहीं है उसमें ऐड कर लियो। बताओ इतनी बात समझ में ही नहीं आई, कोई प्रॉब्लम? वीडियो को पब्लिक करने वाला हूँ मैं, समझ बात है, ठीक? याद रखना बात ये। उसके बाद हम कल को ना नए चैप्टर में मिलेंगे। हम कल को ये चैप्टर होगा, कल को भी पूरा चैप्टर खत्म कर दूंगा मैं। कितने सवाल आएंगे यहाँ? 4-5 सवाल आए यहाँ। 2 जनजाति का कम से कम 2 सवाल, 2 नहीं तो 1 तो पक्का ही है। आज 1 सवाल तो तुम्हारा पक्का हो गया, 2 सवाल पक्के हो गए। नदी, झील, तंत्र, ग्लेशियर, कुंड, जलप्रपात सब खत्म कल को ही, समझ गए? कल को ही खत्म सब। इसका सत्यानाश हम बताएंगे उत्तराखंड क्यों नहीं पक्का होता।